देखिए, आज हम लोगों का सर्कल में एक व्यापक द्विघात समीकरण आप लोगों को हम बताएंगे। व्यापक द्विघात समीकरण शायद आप लोग न पढ़े हो इंटरमीडिएट में। ये जो व्यापक द्विघात समीकरण है, ये व्यापक द्विघात समीकरण क्या कहलाता है, पहले आप लोगों को यह जानना होगा। व्यापक द्विघात समीकरण किन किन शर्तों पर वृत्त को निरूपित करता है, ये हम आप लोगों को आज समझाएंगे कि हमारा जो व्यापक द्विघात समीकरण है वह किन किन शर्तों पर वृत्त को निरूपित करता है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम व्यापक द्विघात समीकरण जाने कि व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, और आशा कर रहे हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेहनत से और लगातार हार्ड वर्क जारी रखिए, ताकि जब भी एग्जाम हो आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करें। मेरी यही शुभकामना है आप लोगों के लिए। और वीडियो वॉच करिए लगातार, आप लोग अवश्य आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो पहले व्यापक द्विघात समीकरण क्या कहलाता है जान लीजिए। व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण के बारे में पहले समीकरण कहलाता क्या है देख लीजिए। इसका समीकरण है क्या, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस bx स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका व्यापक द्विघात समीकरण है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण कब वृत्त निरूपित करेगा और उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये सब पूरा डिटेल में बताएंगे आपको हम। पहले एक कब वृत्त निरूपित करेगा, पहले हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि कब ये वृत्त को निरूपित करेगा। तो देख लीजिए कब ये वृत्त निरूपित करता है। यदि a इक्वल टू बी तथा h इज इक्वल टू 0 हो, a इज इक्वल टू बी तथा h इज इक्वल टू 0 हो, तब यह एक वृत्त निरूपित करेगा। तब यह एक वृत्त निरूपित करेगा। यानी वृत्त निरूपित कब करेगा, जब a इज इक्वल टू बी हो तथा h इज इक्वल टू 0 हो। तब ये जो आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक क्या निरूपित करेगा, एक वृत्त को निरूपित करेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर नीचे देखिए केस लिख रहे हैं हम, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, तब जो वृत्त होगा वास्तविक वृत्त होगा। तब वृत्त वास्तविक वृत्त होगा और इसकी जो त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी, वास्तविक होगी, तथा
त्रिज्या वास्तविक होगी तथा त्रिज्या वास्तविक होगी। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर 0 से ग्रेटर होगा तो हमारा जो सर्कल होगा वो रियल सर्कल होगा, और जो रेडियस होगा और वो रेडियस भी क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है केस, अगली केस ले रहे हैं हम। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो जो हमें सर्कल मिलेगा वो इमेजिनरी सर्कल मिलेगा, जिसको हम कल्पित वृत्त कहते हैं। कौन सा वृत्त कहते हैं, कल्पित वृत्त कहते हैं। तब हमें कल्पित वृत्त प्राप्त होगा, तब हमें कल्पित वृत्त प्राप्त होगा। कौन सा वृत्त प्राप्त होगा, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो हमें कल्पित वृत्त प्राप्त होगा, इमेजिनरी सर्किल। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो तो हमें कौन सा सर्किल मिलेगा, रियल सर्कल, और इसकी रेडियस भी क्या होगी, रियल होगी। और इमेजिनरी सर्कल का मतलब हुआ कि कोई वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है ना, इमेजिन करेंगे एक फिक्सस इमेजिनरी सर्किल कल्पित वृत्त, इसका मतलब कि कोई वृत्त आपको नहीं होगा प्राप्त। ठीक है ना, कल्पित वृत्त में इमेजिनरी सर्किल मीन्स कोई वृत्त आपको प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए केस थर्ड। केस थर्ड है यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 मिल जाए तब क्या होगा। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होगा तो जो हमें सर्कल मिलेगा एकदम पॉइंट की तरह मिलेगा। कैसा मिलेगा सर्कल हमारा, एकदम बिंदु की तरह मिलेगा, पॉइंट सर्कल। तब बिंदु वृत्त प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तब बिंदु वृत्त प्राप्त होगा। कैसा सर्कल मिलेगा, एकदम पॉइंट सर्कल मिलेगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो तो हमारा जो सर्कल होगा पॉइंट सर्कल होगा। और जानते हैं पॉइंट सर्कल क्या है, पॉइंट इज ए सर्कल विदाउट रेडियस। पॉइंट एक ऐसा सर्कल होता है जिसका कोई रेडियस होता ही नहीं। पॉइंट कैसा सर्कल होता है, पॉइंट एक ऐसा सर्कल होता है, पॉइंट इज ए सर्कल विदाउट रेडियस, मतलब इसकी कोई त्रिज्या नहीं होगी, इसकी कोई त्रिज्या नहीं होगी, इसकी कोई त्रिज्या नहीं होगी। इसकी कोई त्रिज्या नहीं होगी। ठीक है, 3 केस है इसमें। अब मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं कि दिया गया जो वृत्त है, अभी तो हमने ये बताया कि कब रियल सर्कल फॉर्म होता है, कब इमेजिनरी सर्कल और कब पॉइंट सर्कल। व्यापक द्विघात समीकरण में a इक्वल टू बी और h इक्वल टू 0 हो जाए तो ये द्विघात समीकरण एक वृत्त को निरूपित करेगा। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। देखिए
ये हमारा वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, पता भी है आप लोगों को कायदे से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा? ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। अब एक बिंदु x1 y1 हो तो वृत्त के लिए कुछ यहाँ पे हम कैसे बताएंगे, तथा बिंदु x1 y1 है, ये भी लिख दे रहे हैं, तथा बिंदु x1 y1 है। ये जो पॉइंट है क्या है? x1 कामा y1 है। अब यहाँ पे कुछ हम आपको कंडीशंस बताने जा रहे हैं, उस कंडीशंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये बिंदु कब वृत्त के बाहर होगा, ये बिंदु कब वृत्त के भीतर होगा, और ये बिंदु कब वृत्त पर होगा, इसके लिए आप लोगों को हम शर्त बताएंगे। ये जो बिंदु x1 y1 है कब वृत्त के भीतर होगा, कब वृत्त के बाहर होगा, अब कब वृत्त की परिधि पर होगा। देखिए केस फर्स्ट लिखिए। केस फर्स्ट, यदि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। यही तीन केस लेनी है। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0। तो जो बिंदु x1 y1 होगा वो वृत्त के बाहर होगा। तब बिंदु x1 y1 वृत्त के बाहर होगा। दूसरी केस समझ रहे हैं आप लोग? ये वृत्त है, वृत्त का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और ये बिंदु x1 y1 बताना है कि ये वृत्त के अंदर होगा कि वृत्त के बाहर होगा कि वृत्त के पृष्ठ पर होगा। तो वृत्त के बाहर कब होगा? जब x1 स्क्वायर एक्स वाई की जगह पे हम वो पॉइंट रख देंगे जिस पॉइंट को शो कराना है कि आउट ऑफ द सर्कल है कि इन सर्कल है कि एट द सर्कमफरेंस है, उस पॉइंट को हम रखेंगे। रखने पर अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जा रही है तो जो बिंदु होगा, दिया हुआ जो बिंदु होगा x1 y1, वो क्या होगा? वृत्त के बाहर होगा। दूसरी केस देखिए, यदि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c लेस देन 0, और ये 0 से लेस होगा, तब क्या होगा? तब ये बिंदु जो होगा वो वृत्त के अंदर होगा। कहाँ होगा बिंदु? ये तब बिंदु वृत्त के अंदर होगा, यानी भीतर होगा। तब बिंदु x1 कामा y1 वृत्त के भीतर होगा। इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ सर्कल ग्रेटर देन 0 के लिए और इंटीरियर ऑफ सर्कल लेस देन 0 के लिए। अब एट द सर्कल केस थर्ड देखिए। केस थर्ड है यदि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस
2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इक्वल टू 0। फुल सेटिस्फाइड कर गया है, x1 y1 हमने रख दिया और एकदम फुल सेटिस्फाइड। उसमें ग्रेटर देन 0 आया था x1 y1 रखने पे, xy के प्लेस पे। इसमें लेस देन 0 आया था और यहाँ पे एकदम फुल सेटिस्फाइड इक्वल टू 0। तब हमारा जो बिंदु होगा एकदम वृत्त की परिधि पर होगा। कहाँ होगा? वृत्त की परिधि पर। तब बिंदु x1 y1 वृत्त की परिधि पर होगा। वृत्त की परिधि पर होगा। ठीक है, यही 3 केस है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल और एट द सर्कमफेरेंस, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप लोग कि अगर व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हुए हों तो हम कैसे वृत्त का समीकरण लिखते हैं। जब डायमीटर्स के इंड्स के कोऑर्डिनेट्स नोन हो तो उस वृत्त का समीकरण कैसे लिखा जाता है। अब हेडिंग हम डालने जा रहे हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हुए हैं। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हों। जिसके व्यास सिरों के निर्देशांक ज्ञात हों। व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हों। निर्देशांक ज्ञात हो। ठीक है, आपको उस वृत्त का समीकरण याद करना है जिसके डायमीटर्स के इंड, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है और उसका डायमीटर जो है उसके इंड्स का कोऑर्डिनेट आपको नोन है, तो उस सर्कल का हम कैसे इक्वेशन लिखते हैं हमें वही यहाँ फाइंड करना है। तो पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल में सेंटर होता है, ये आपका सेंटर हो गया और सेंटर जब हो गया तो ये आपका डायमीटर हो गया। और डायमीटर हो गया, थोड़ा सा हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, रचना। और आप लोगों को पता है क्लास 9 से कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। द एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, 90 डिग्री का होगा। और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब यहाँ पे आपको वही फाइंड करना है सर्कल का इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose coordinates of diameters
x1 y1 एंड x2 y2। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा हम लेक्चर दे देते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग इसको पॉइंट अगर P लेट कर लिया जाए तो AP का स्लोप और BP का स्लोप निकाल लेंगे। और चूंकि ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है परपेंडिकुलर ईच अदर हैं, और आप लोग पढ़े होंगे परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिराइवेशन करवा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और छोटा वीडियो ही आप लोग लाइक करते हैं, बहुत लंबा वीडियो आप लोग वॉच करते नहीं हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिराइव करा दूंगा, वैसे आप लोग प्रयास करिएगा और हम असाइनमेंट भी देंगे जिसको आप लोग कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, फिलहाल आज का यही तक।